हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इम्पॉर्टेंट सीरीज़ पे है, जहां हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एमकॉम 2022। और ये सारे क्वेश्चंस हमने जैसे कि बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट था, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्टनर हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या क्या होती है ये तो आपको रीड कर लेनी है। अब पार्टनर्स की क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी है हमने बताया भी था कि इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। और बेसिकली इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है उसको आपको किस तरीके से चलाना है वो बताता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी है, जिनमें से एक है कि आप किसी भी तरह की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, अपना उसको खरीद सकते हो ना ट्रांसफ़र कर सकते हो फर्म के बिहाफ पे। एक है कि फर्म के बिहाफ पे आप किसी भी तरह की पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। एक, फर्म के बिहाफ पे किसी भी तरह की कोई सूट या प्रोसीडिंग केस चल रहा हो तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक और पॉइंट है कि फर्म के बिहाफ पे आप अपने नाम पे बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। और बाकी सारी इम्प्लाइड अथॉरिटी आप लोग रीड कर लेना। तो टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, क्या फर्म के बिहाफ पे पैसे बोरो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि अगर फर्म के बिहाफ पे आप पैसे बोरो करोगे तो ये तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ही होगा ना, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के बियॉन्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स दैट अ कंपनी ऑफर इज। कंपनी जो भी प्रोडक्ट लाइन ऑफर करती है उसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, विड्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। और इसमें देखो चार चीज़ याद रखना। इसमें देखो कुछ पॉइंट्स याद रखना कि जब भी हम प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ की बात करेंगे तो ये बताता है कि कंपनी कितने प्रोडक्ट लाइन्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स ऑफर कर रही है। लेंथ की बात करेंगे तो ये बताता है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं। डेप्थ की बात करें तो ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेरिएशंस इन अ प्रोडक्ट लाइन, की प्रोडक्ट लाइन में कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें वेरिएशन है, चेंजेस है। एंड कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये इंडिकेट्स करता है हाउ प्रोडक्ट लाइंस रिलेट टू वन अनदर, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। क्लियर? और क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कंपनी कितने प्रोडक्ट लाइन ऑफर कर रही है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नो डाउट विथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्टिशियस असेट्स की बात करें तो इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता या किसी भी तरह की कोई कैश रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। फिक्टिशियस असेट्स कौन सा होगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर्स रिप्रेजेंट अ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। अब कमर्शियल पेपर एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो हमें पता है, या हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म डेट है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कंपनी क्यों इशू करता है? सो दैट अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, जो छोटे टाइम के शॉर्ट टाइम के ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको मीट कर सके। ठीक है, एंड ये बेसिकली होता है सो दैट वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। तो इसका आंसर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल होगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ बिल ऑफ एक्सचेंज को कौन ड्रॉ करता है? जो सेलर होता है वही तो ड्रॉ करता है ना। तो अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो सेलर उसके लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, क्रेडिटर। Next, utility analysis was based upon the belief that satisfaction derived from the consumption of a commodity can be measured and quantified. The satisfaction derived from the consumption of a particular commodity can be ranked. The demand for that commodity would increase if the utility is less. अब देखो, अगर हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें, अब देखो दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। दैट इज़ ये क्वांटिटेटिव होता है, ना कि क्वालिटेटिव। एंड अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो उसको हम रैंक बेसिस पे अलॉट करते हैं और क्वालिटी बेसिस पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड। कि जो भी आप कमोडिटी को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन अचीव कर रहे हो, जो भी आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप उसको मेजर कर पाओगे एज वेल एज क्वांटिफाई कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर सी नहीं, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, मार्केटिंग रिफर्स टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड टू ईच अदर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ऑफ दीज।
अब इस क्वेश्चन में देखो कि अगर मार्केटिंग की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट को बेचने की भी बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने की भी बात करते हैं, एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर बी नहीं, करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो इसमें 4 पीस आएगा, और इन 4 पीस पे हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। 4 पीस कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्ट, फिर है प्राइस, फिर है प्लेस, एंड देन लास्ट इज प्रमोशन। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शंस तो दिए ही हुए हैं, प्राइस नहीं गिवन है तो नॉट एन एलिमेंट बोला है, तो नन ऑफ दीज होगा, प्रमोशन नहीं होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, स्पेक्यूलेटर इज अ पर्सन who evaluates the performance of the company, who uses his own funds only, who is willing to take high risk for high return, who consider hearsays and market behavior। देखो स्पेकुलेटर एक ऐसा पर्सन होता है ना जो कि मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं उस बिहेवियर को जज करेगा, रूमर्स को जज करेगा। ठीक है, तो स्पेकुलेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रूमर्स एंड मार्केट बिहेवियर्स को कंसिडर करता है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस ही किस चीज़ को लेकर के, वेरिएबल कॉस्टिंग के कैलकुलेशन को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम इसका करेक्ट आंसर फिक्स कॉस्ट होगा, इसका फिक्स्ड ओवरहेड होगा। फिक्स्ड ओवरहेड इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, वेरिएबल ओवरहेड होगा, क्योंकि अगर हम लोग मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन में बात करें तो एक में हम वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट अलग अलग लेते हैं और एक में टोटल कॉस्ट कंसिडर करते हैं। तो नो डाउट रूल किसका है, वेरिएबल कॉस्ट का ही तो है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, वेरिएबल ओवरहेड। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करते हैं थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। कॉर्पोरेट कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। IPO दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर का कंट्रोल करता है सेबी, एंड यूलिप दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का कंट्रोल करेगा IRDA। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा 4 1 2 3, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर, कवरेज एरर और नॉन रिस्पॉन्स एरर। इसका करेक्ट आंसर होगा सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया? टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो ये गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ है जिनका फोकस किस पे होता है कि वो इनकम को रेज कर सके, और इनकम को वो रेज या इंक्रीज कैसे करते हैं? बाय एडिशनल टैक्सेस, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कभी भी फिस्कल पॉलिसी इस पे डिस्कशन नहीं करती कि लिक्विडिटी को हम कैसे इंक्रीज करें, इनका फोकस इस पे होता है इनकम को रेज करने पे। तो टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी होगा, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज होगा, टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा, बट टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी ये इसका आंसर नहीं होगा, दैट इज ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट। देखो दो तरह की कंपनी की बात होती है, एक एसोसिएट कंपनी, एक सब्सिडियरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, मतलब आपने अप्रॉक्स 20% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखी हो, एंड आपकी सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें आपने 50% से ज़्यादा होल्डिंग रखी हो। ठीक है, तो अगर हम एसोसिएट कंपनी की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज़ नॉट द सब्सिडियरी कंपनी, क्योंकि चाहे तो वो एसोसिएट कंपनी होगी अगर 20% से ज़्यादा होल्डिंग है, 20% या उससे ज़्यादा होल्डिंग है, बट अगर 50% से ज़्यादा होल्डिंग होती है तो उस केस में वो सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। ये अगेन कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप हमें वो क्वेश्चंस टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से अगेन हम 2-3 क्लास और अपलोड करने वाले हैं आज। सारी क्लासेस अच्छे से कवर कर लेना, और ये क्वेश्चंस नो डाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।